नमस्कार साथियों, आज हम एक नई क्लास हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की है, जिसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था भारतीय संसद। और भारतीय संसद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो मैं आज लेकर आया हूं। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि आर्टिकल 80 में ये लिखा हुआ है कि एक राज्यसभा होगी, यानी राज्यसभा का जिक्र किसमें? आर्टिकल 80 में। और आर्टिकल 81 में है लोकसभा का जिक्र। इसके बाद राज्यसभा का गठन एवं कार्यकाल, यानी राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब आती है बात राज्यसभा के कार्यकाल की। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अब विषय ये आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वह 6 वर्ष होता है। अब जो ये 6 वर्ष है, ये संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ, केवल इतना दिया हुआ है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो हैं उनके रिटायर होते रहते हैं, और उन जो सीटें खाली रहती है उन सीटों पर नया चुनाव होता है। तो इस प्रकार राज्यसभा के बारे में ये तथ्य है। अब होता क्या है कि कई बार हमारे दिमाग में भी ये प्रश्न आता है कि जब राज्यसभा का जो कार्यकाल नहीं है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, तो जो सबसे पहले राज्यसभा गठन हुई, अभी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। तो 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई, यानी 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। तो उस प्रकार जो राज्यसभा में सदस्य चुनकर आए थे वो सभी सदस्य चुनकर आए थे जितनी राज्यसभा की सदस्य संख्या हमारी भी है। तो अब उसके बाद जो ये चक्र है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, तो ये किस प्रकार होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब हमारी राज्यसभा का गठन हुआ था तो राज्यसभा में 1952 में यानी राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। तो 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। तो इस प्रकार हमारे 1954 यानी 2 साल बाद क्या हुआ कि जो हमारे 1/3 सदस्य थे राज्यसभा के, 1/3 सदस्य यानी कुल मिलाकर ये सदस्य सभी एक साथ निर्वाचित हुए। पर उसके बाद क्या होता है कि हम 1954 में लॉटरी सिस्टम निकालते हैं, और इस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इन तीनों में लॉटरी होती है, और लॉटरी के आधार पे 1/3 सदस्यों को जो है उनको अवकाश दे दिया जाता है। और जो 1/3 सदस्यों को अवकाश दिया वो 1954 में जो है वहाँ पर नए सदस्य आ जाते हैं। यानी 2 साल बाद 1/3 सदस्यों को अवकाश दिया। उसके बाद जो 2 साल बाद और 1956 में फिर क्या होता है कि जो हमारे पुराने कार्यकाल के बचे हुए सदस्य हैं उन सदस्यों में फिर लॉटरी सिस्टम होता है। इनमें नहीं होता, जो 1954 में आए उनमें नहीं होता, बल्कि जो 1952 में थे, जो 2 पार्ट है इनके बच रहे, इनमें फिर होता है। तो इनमें से लॉटरी सिस्टम में से 1/3 सदस्यों को फिर जो है अवकाश दे दिया जाता है, और फिर वो जो है 1956 में यहाँ पर नए सदस्य आते हैं। इस प्रकार फिर 1958 में जो सदस्य 52 में चुनकर आए थे उनका 58 में कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार हमने राज्यसभा की जो 1/3 सदस्य संख्या है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो रिटायर होते हैं, इस 2 बार लॉटरी सिस्टम हुआ 1954 में और 1956 में। और इस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हमने जो चक्र है राज्यसभा का जो चलता है, इस चक्र को हमने मेंटेन करके रखा, यानी शुरुआत की इसकी वहाँ से। उसके बाद जो विषय आता है कि राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा की संख्या। तो पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं, और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह इनडायरेक्ट होता है, और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें वोट डालते हैं।
और इसका कार्यकाल जो है नहीं होता, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। संख्या मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, एक बार अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है। फिर मनोनीत सदस्य आता है, कई बार पिछली क्लास में भी बताया मैंने, यानी राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उनके क्षेत्र भी मैंने आपको बताए थे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, यानी ये 4 क्षेत्र हैं जिनसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और ये 12 सदस्य, ऐसा नहीं है कि हम इसको ये सोच लें कि ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं 4 क्षेत्रों से होते हैं तो 3-3 एक क्षेत्र से होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक क्षेत्र से भी हो सकते हैं, किसी एक क्षेत्र से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी एक क्षेत्र से कम हो सकते हैं, तो इसलिए इनका कोई ऐसा अनुपात नहीं है। उसके बाद सभापति और उपसभापति, ये हमने पढ़ा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी राज्यसभा के पदेन सभापति कौन हुए? भारत के उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। विषय ये है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो मित्रों, यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं इसलिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही बनाया जाता है, इसलिए उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब विषय ये आता है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आया भी है बहुत सारे एग्जाम में, कि राज्यसभा के सभापति के लिए न्यूनतम एज यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन बन जाता है सभापति और उपसभापति में। तो हमेशा ध्यान रखना, चूंकि उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्र है वह 35 वर्ष है, इसलिए सभापति की न्यूनतम एज कितनी हो गई? 35 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम एज है वो 30 वर्ष है, इसलिए उपसभापति के लिए एज कितनी हो गई? 30 वर्ष। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद धन विधेयक के संबंध में, यानी हम सब जानते हैं कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक को राज्यसभा में जो है इंट्रोड्यूस, यानी राज्यसभा उसको जो है शुरुआत नहीं कर सकती, धन विधेयक राज्यसभा नहीं ला सकती। तो अब ये प्रश्न आता है कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? हम सभी जानते हैं जब धन विधेयक का जिक्र आता है तो हम आर्टिकल 110(110) की बात करते हैं, अनुच्छेद 110 की बात करते हैं। तो मित्रों, पर राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ये 110 में ना होकर यह आर्टिकल 109 में है, अनुच्छेद 109 में है, ये आप लोग ध्यान में रखना। और धन विधेयक के बारे में जो है वो धन विधेयक क्या है, ये आर्टिकल 110 में है। तो केवल इतना डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद आता है हमारी लोकसभा। तो मित्रों, लोकसभा जो हमारी वर्तमान में है, कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी लोकसभा के कितने सदन हैं। तो लोकसभा के जब सदन की बात आए तो लोकसभा के हमारे 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। परंतु जब ये पूछा जाए कि हमारी जो संसद है, संसद के कितने भाग है, तो ये आर्टिकल जो 79 है 79, इसमें लिखा हुआ है कि जो भारतीय संसद है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा इनसे मिलकर बनेगी। तो भाग का प्रश्न आता है तो हमारी संसद के भाग 3 हैं, और अगर सदन की बात आए तो हमारे जो संसद के सदन हैं वो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमारी संसद, जो अभी हमने बताया कि 2 सदन है संसद के, क्या कभी ऐसा भी रहा है कि संसद का एक सदन रहा होगा? तो जी मित्रों, बिल्कुल। मैंने बताया 1952 से पहले हमारी जो संसद है वो एक सदनीय थी। अगर आप पढ़ेंगे तो हमारी जो संविधान सभा बनी थी, हमारी संविधान सभा को ही संसद का रूप दे दिया गया था, यानी वो एक पारी में तो संविधान निर्माण का काम करती थी और दूसरी पारी में जो है देश के लिए नीतियां बनाने का काम करती, संसद का काम करती थी। तो ऐसे ही आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे
जो लोकसभा के अध्यक्ष थे या संसद के अध्यक्ष भी हम उनको कह सकते हैं पहले, जीवी मावलंकर, यानी जब संसद के नाते अध्यक्षता करते तो जीवी मावलंकर करते थे, और जब संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते अध्यक्षता करते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो इसलिए हमारी 17 नवंबर 1947 से लेकर और 1952 तक हमारी जो संसद थी वह एक सदनीय संसद थी, और जिसके अध्यक्ष हमारे जीवी मावलंकर साहब थे, जिनको दादा साहब के नाम से भी हम सब लोग जानते हैं। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद लोकसभा का गठन कैसे होता है? चूँकि लोकसभा जनता का सदन है, इसलिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, वयस्क मताधिकार के माध्यम से जो है हम अपने लोकसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, और फिर उन लोकसभा सदस्य यानी लोकसभा में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है उसके बाद जो है सरकार का गठन भी लोकसभा के माध्यम से होता है। तो कई बार एक क्वेश्चन और आता है कि लोकसभा का चुनाव जो है हम वयस्क मताधिकार के आधार पर करते हैं, और वयस्क मताधिकार यानी अभी कितनी आयु है हमारी वोट देने के लिए? 18 वर्ष। तो क्या ये हमेशा से 18 वर्ष थी? तो इसलिए मित्रों ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तब ये आयु घटाकर 18 वर्ष की थी। उससे पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष थी मताधिकार की आयु, यानी आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कितनी एज होनी चाहिए थी पहले? 21 वर्ष। और 18 वर्ष कब की? 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारी लोकसभा थी उस लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया जीवी मावलंकर साहब, वही हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अभी आप सब लोग देखते हैं, आपने देखा भी, प्रोटेम स्पीकर, यानी संविधान में इस प्रकार के किसी भी पद का जिक्र नहीं है, पर प्रोटेम स्पीकर यानी जब हमारी लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद जितने भी सदस्य लोकसभा में चुनकर आते हैं उन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए संविधान में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा नामित किसी व्यक्ति के माध्यम से उन सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि सामान्यतः जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, पर ये जरूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि बिल्कुल वरिष्ठ सदस्य को बनाएंगे, और वो सदस्य वरिष्ठ से थोड़ा नीचे भी हो सकता है, वरिष्ठ उससे और भी हो सकते हैं बहुत लोग, पर जो है सामान्यतः वरिष्ठ को ही बनाया जाता है। और इसमें किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, सत्ताधारी पार्टी का भी हो सकता है, बहुमतधारी पार्टी का भी, और दूसरी पार्टियों का भी हो सकता है। तो इस प्रकार प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। ये भी मित्रों ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाते हैं, और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य करते हैं, और जब तक लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक उसकी कार्यवाही का संचालन जो है प्रोटेम स्पीकर करते हैं। यह एक अस्थायी पद होता है, और यह प्रक्रिया बहुत ही जल्द शीघ्रता में निपट जाती है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो प्रोटेम स्पीकर का भी जो अपना दायित्व है, अपना पद है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और भारत के ऐसे पहले प्रोटेम स्पीकर जो थे हमारे, वह भी जीवी मावलंकर साहब ही थे। इसके बाद उन्हीं को पहले प्रोटेम स्पीकर बने, और सब ने सहमति से जो है उन्हीं को बाद में जो है लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। और मावलंकर साहब के बारे में 2-3 तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है कि यही वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पर वह पास नहीं हो पाया। और अपने पद पर रहते हुए जो व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे पहले व्यक्ति भी जीवी मावलंकर साहब ही थे। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, यह भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। ओम बिरला जी जो है हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। और जो हमारी वर्तमान की लोकसभा कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। और इस 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हमारी इस 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। इसके बाद आता है एंग्लो इंडियन, यानी जब हम सदस्यता की बात करते हैं
तो राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या होगी, आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। पर लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या होगी, जो हम वर्तमान में संख्या देखते हैं कि अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है 552, पर अभी वर्तमान में कितनी संख्या है 545। 543 जो है डायरेक्ट निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति जी एंग्लो इंडियन समुदाय के जो हैं मनोनीत करते हैं। तो ये सदस्य संख्या कहाँ लिखी हुई है, तो मित्रों ये भी ध्यान में रखना कि जो 550 संख्या होगी अधिकतम, ये जो है हमारी आर्टिकल 81 में लिखी हुई है। पर 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे, किस शर्त के आधार पर, किस तथ्य के आधार पर, कि यदि उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर पर्याप्त नहीं है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 331 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 331 में लिखा हुआ है। यह भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद एंग्लो इंडियन कहते किसको हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने भी देखा, इधर उधर पढ़ा भी, तो कई जगह ये बताया जाता है कि एंग्लो इंडियन मतलब जिसके जो पितृपक्ष से यानी जिसके पिता दादा जो है वो अंग्रेज होंगे और माता जो है वो भारत की होंगी, ऐसा बताया जाता है। पर मित्रों संविधान में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल है हमारा एक 366, उस आर्टिकल 366 में साफ लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन मतलब जिसके जो पिता हैं वो यूरोप के, वहाँ यूरोप शब्द है, वहाँ इंग्लैंड शब्द नहीं है, पिता यूरोप के यानी पिता दादा जो है वो यूरोप के होंगे और उसकी माता जो है भारत की होंगी और वो स्थायी निवासी यहाँ के होंगे। तो ये एंग्लो इंडियन की परिभाषा भी हमारी आर्टिकल 366 में लिखी हुई है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद एंग्लो इंडियन समुदाय से पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको नॉमिनेट लोकसभा में किया गया था, तो वो व्यक्ति थे फ्रैंक एंथनी। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये वो मेंबर थे जो संविधान सभा के भी मेंबर रहे, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बारे में भी आ सकता है। उसके बाद आता है हमारा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अभी जो लोकसभा के सभी सदस्य हैं वो मिलकर करते हैं अपने में से ही, और लोकसभा अध्यक्ष को जो है आपने देखा होगा कि एक हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108, यानी जिसमें अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए सामान्य विधेयक पर, तो 108 के तहत एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक बुलाकर फिर जो है विधेयक को पास किया जाता है। तो उस संयुक्त विधेयक के लिए जो बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इस पर भी कन्फ्यूज़न है। अधिकतर जो छात्र हैं वो सीधा बता देते हैं कि भाई एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, वह नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। तो हम सीधा इसको 108 से जोड़ लेते हैं। तो मित्रों ये 108 नहीं है, 108 में केवल संयुक्त बैठक का प्रावधान है, किस आधार पर बुलाई जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे। ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद जो है ये मैंने बता ही दिया, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और है कि धन विधेयक का निर्णय, कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ये निर्णय कौन करता है, तो धन विधेयक का निर्णय करने का अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को पावर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो मित्रों आज इस जो ये क्लास थी एक शॉर्ट क्लास, और इस शॉर्ट क्लास में मैं आप सभी के बीच जो भारतीय संसद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट है वो लेकर आया था। इसमें थोड़ा सा और आप ध्यान रखना कि जो एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने बताया, अभी हमारा एक संविधान संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन विधेयक 126 हुआ और संविधान संशोधन अधिनियम 104 हुआ। उसके तहत जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण था वो आरक्षण अब समाप्त कर दिया गया है। अब आगे से भविष्य में जो है एंग्लो इंडियन के जो प्रतिनिधि है वो लोकसभा में नामित नहीं होंगे। थोड़ा इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे तो हमारी जो है एक स्पष्टता इस टॉपिक के प्रति हो जाएगा। आज की क्लास आपने ध्यानपूर्वक सुनी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।